सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यूवी एकेडमी वंस अगेन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे कि रेट एज ए मेजर, अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर, और आपका रोलेज एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो अब इसमें दो मेजर टॉपिक बचते हैं। एक बचता है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये दोनों हमारे बड़े टॉपिक बचते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वही स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये मोनोटोनिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी फंक्शन का मोनोटोनस बिहेवियर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं मोनोटोनिसिटी की, तो इसको मैं बेटा किसी भी मोनोटोनस फंक्शन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इसकी चार्ट बनाना शुरू करूं तो बेटा ये दो पार्ट में आएगा। सबसे पहला क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो कोई भी फंक्शन दो तरह से मोनोटोनसली बिहेव कर सकता है, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर अब मैं इनके भी सब कैटेगरी की बात करूं तो इनको भी मैं दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो एक पार्ट में हमारा आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो एरो अप का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और यहां पर भी हम चार्ट बना लेंगे दो पार्ट में। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहां पर इंक्रीजिंग में एक है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का हमारा एक पार्ट हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेकंड कैटेगरी क्या होगी इसकी, अगर हम कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो दूसरा पार्ट होता है मेरा वो होता है सिर्फ इंक्रीजिंग ऐसे आईएनजी लगा लो, शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग। तो दूसरी कैटेगरी होगी बेटा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में फर्क क्या है, आप कह रहे हैं सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आप यहां पर कह रहे हैं इंक्रीजिंग ओनली, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। तो जो इंक्रीजिंग होता है इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा नॉन डिक्रीजिंग। मतलब ये वाला फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग तो है लेकिन नॉन डिक्रीजिंग इसका दूसरा नाम है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ये इंक्रीज होने के साथ साथ कांस्टेंट रह सकता है लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होगा। जो आउटपुट वैल्यू आएगी फंक्शन की वो कांस्टेंट रह सकती है लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे ग्राफ से। तो डिक्रीजिंग में क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये डिक्रीजिंग ही रहेगा थ्रू आउट। जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो आउटपुट हमारा उसके करस्पॉन्डिंग घटेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, अगर यहां पे हमने देखा इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां पे क्या होगा बेटा डिक्रीजिंग, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या हो गया, डिक्रीजिंग है, दूसरा कैटेगरी डिक्रीजिंग है और क्या है हमारी नॉन इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज कभी नहीं करेगा, यानी डिक्रीज करते करते कभी भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पूरा क्लियर है चार्ट हमारा। तो कितने तरीके से हमने डिफाइन किया मोनोटोनस फंक्शन को, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसकी भी दो कैटेगरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग जिसको नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब एक एक करके इन सबको उठाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और उनके दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिक्रीजिंग फंक्शन उठाएंगे और उनके दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कैटेगरी हम उठा लेते हैं अपनी टाइप नंबर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी जो है बेटा हम लोग अपनी उठा लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के मैंने आपको कितने टाइप बताए थे, दो टाइप बताए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम जरा पहली कैटेगरी की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए
मैं आपको बिल्कुल ग्राफिकली समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ग्राफ जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो सपोज करो ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने कोई एक फंक्शन बना लिया, मैं देखो इसको ब्लू से बना देता हूं। मैंने देखिए कोई इस तरीके का फंक्शन बनाया, ओके, ये एक फंक्शन बनाया। मैंने क्या किया, इस फंक्शन पे कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिए। लेट्स से दिस इज मेरा पॉइंट नंबर 1 x1, और ये जो मेरा आ गया, ये मेरी वैल्यू आ गई x2, ठीक है। अगर ये x1 x2 मैं बोल रहा हूं मेरा इनपुट है, जो भी मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन किया है y इक्वल्स टू एफ एक्स करके, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यानी कि आउटपुट वैल्यू क्या होगी मेरी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, fx1, भाई y इक्वल्स टू एफ एक्स करके हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर मेरा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो ये आउटपुट हो गया। तो x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो गया, fx1। अगर मैं x2 के करस्पॉन्डिंग आपसे पूछूं कि क्या वैल्यू आएगी इसकी आउटपुट की, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यानी आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x2। ये समझ में आ रहा है। तो देखिए हम किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, इफ x1 इज लेस देन x2। अगर मैंने x की 2 वैल्यू इस तरह से चूज करी है उसके डोमेन में कि x2 की वैल्यू x1 से ज्यादा है, और अगर इस तरह से मैं चूज करता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो भी इस रिलेशन को फॉलो करे, यानी कि x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है fx1, x2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है मेरा fx2। तो अगर x2 मेरा x1 से बड़ा है और अगर मुझे ये इस तरह का आउटपुट मिल जाए कि fx2 भी यानी आउटपुट भी fx1 से बड़ा है, तो उस तरह के फंक्शन को बेटा मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि आप देखिए x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मान लो 2 से आपने 3 करी, x की वैल्यू आपने 2 से 3 करी, तो जो आउटपुट है वो भी आपका बढ़ के मिल रहा है। मान लो मैंने कोई फंक्शन इस तरह से ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का कोई फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x1 की वैल्यू मेरी 2 है तो y1 यानी कि जो मेरा आउटपुट है y1 मतलब fx1 वो कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं कह रहा हूं x2 की वैल्यू मेरी 3 है तो y2 यानी कि fx2, y2 मतलब fx2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो आप देख रहे हो कि आपने x1 से x2 की वैल्यू को इंक्रीज किया, x1 को इंक्रीज करके आपने 2 से 3 किया, तो आउटपुट भी आपका क्या हो गया बेटा, 4 से 9 हो गया। तो एज सुन एज यू आर इंक्रीजिंग इनपुट योर आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस तरह का फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है, ये क्लियर हो गया, बताओ भाई, समझ में आ गया। ग्राफ से इसको जरा मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने ग्राफिकली समझ लिया कि x की वैल्यू x1 से x2 हो रही है, तो हमारा आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम बात आती है कि जब हम सर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, कंडीशंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जरा मैथमेटिकल टूल हम देखते हैं। तो हमारा मैथमेटिकल टूल क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन। हम पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने आपको डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बताई थी, कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो मेरा f डैश x होता है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन होता है, वो क्या होता है, थोड़ा इसको इस तरह से मत लिखो, जगह कम है, इसको ऐसे लिखो। फर्स्ट प्रिंसिपल से बेटा f डैश x क्या बताया था मैंने कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। याद आ रहा है, यही हमने बात डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से यही हम करते हैं। वेयर h क्या होता है, अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। हम पहले क्या करते हैं, किसी फंक्शन को स्लाइटली इंक्रीज करते हैं किसी स्मॉल क्वांटिटी से, वो हमारी h होती है। फिर हम इन दोनों को हमने पूरा डिस्कस किया था जब डिफरेंशिएशन की बात करी थी। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब जरा मैं इसको देखना चाहता हूं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से इसके करस्पॉन्डिंग ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली अभी मैंने आपसे क्या बताया था बेटा, अगर मैं यहां देखूं अभी ग्राफिकली मैंने आपसे क्या बताया था कि fx1 जो है fx2 से छोटा है, ठीक है।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर x2 की जो वैल्यू है वो यही तो है, x1 प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ h। भाई आपने x1 में कुछ छोटी सी क्वांटिटी, पॉजिटिव h मेरा पॉजिटिव है, h इज पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो अगर मैंने थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया x1 की वैल्यू में तो x2 मुझे मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेटा कि अगर ये fx लिखा है, अगर मैं इसको fx1 से डिनोट करूं और fx प्लस h, क्यों fx प्लस h? क्योंकि x में आपने कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ दिया तो वो मेरा fx2 बन जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा fx1 है वो मेरा fx है और fx2 जो है वो मेरा f ऑफ x प्लस h है कि नहीं? तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच? आपने x में कुछ वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाया है, तो बढ़ाया है तो आपने यहां पे देखो वैल्यू को बढ़ाया था, तो fx2 की बात आप कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई h। अब जरा इस रिलेशन को ध्यान से देखो, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि fx2 मेरा fx1 से बड़ा है, तो अगर ये मेरा फंक्शन, ये रिलेशन है, तो इस क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा, इस क्वांटिटी को क्या बोलूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरी पॉजिटिव है। यस और नो? भाई इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि fx2 बड़ा है, fx1 छोटा है, तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। और h ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव बेटा क्या होगा, इट इज बिग, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर f डैश x मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा, अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन मेरी निकल के आ गई। इतनी बात समझ में आई, दिमाग में बैठी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को उठाएंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको जिस किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अगर वो x है तो x के रेस्पेक्ट में, अगर मेरा फंक्शन y का है तो y के रेस्पेक्ट में। वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। हम रखते थे ना dy बाई dx उस वैल्यू पे, तो ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताएं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन के फर्स्ट कैटेगरी की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो हमने मैथमेटिकली और ग्राफिकली देख लिया कि हमारी कंडीशन क्या आती है। अब जरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर ही हूं मैं, अभी मैं इसकी सेकंड कैटेगरी पर नहीं आया हूं, मैं इस इंक्रीजिंग फंक्शन की फर्स्ट कैटेगरी की ही बात कर रहा हूं। तो मैं जरा इसको और डीप में आपको ले जाना चाह रहा हूं कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में और कैसे कैसे शेप्स हमारे हो सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले कैटेगरी इसकी देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर की, इसको हम नंबर 1 नाम कर देते हैं, कॉनकेव अप। क्या नाम दिया मैंने इसको, कॉनकेव अप। अभी जो हमने एग्जाम्पल बनाया था वो मेरा कॉनकेव अप का ही एग्जाम्पल था। अगर देखिए कोई इस तरह का फंक्शन है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, देखिए ये कैटेगरी देखिए जरा, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, और इस तरह का कोई फंक्शन है, ये मेरा कोई फंक्शन है fx, ठीक है, मतलब ये मैंने कोई y बराबर fx करके लिया और इस तरह से प्लॉट किया। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा कॉनकेव अप फंक्शन है। तो कंडीशन क्या आएगी, अब जरा हम देखते हैं कि इस तरह के फंक्शन अगर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या आएगी। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सबसे पहले तो बेटा f डैश x तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरह के फंक्शन का पहचान क्या है, आप कैसे बताओगे कि सर ये कॉनकेव अप है, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको मैथमेटिकली कैसे पहचानते हैं। अगर फर्स्ट ये कंडीशन तो है ही हमारी क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब जरा एक स्टेप और आगे जाएं और अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए, अगर वो भी पॉजिटिव आ जाए तो आप बोलोगे कि सर ये मेरा कॉनकेव अप फंक्शन है। बात समझ में आ गई। जरा इसकी सेकंड कैटेगरी पे आते हैं, कैटेगरी नंबर 2, उसका कोई नाम नहीं है,
जरा देखें, नाम आप दे सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, यानी कि ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो है। आप यहाँ पे हटा दीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि जीरो मैं नहीं चाहता हूँ अभी, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए इसको, ठीक है, मैं अभी जीरो नहीं इंक्लूड करना चाह रहा हूँ उसमें। तो ये मेरा कोई फंक्शन है, तो ये भी f डैश x जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो तो मेरा ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव की बात करूं तो बेटा वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। बेटा कोई भी y बराबर mx की कोई भी एक लाइन ले लो, mx, क्योंकि ओरिजिन से पास करा रहा हूं मैं इसको, अभी हम देख लेंगे, उसको हटा दिया था मैंने किसी स्पेसिफिक रीजन से, अभी उसको देखेंगे हम क्यों हटाया था। तो सेकंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो y बराबर mx एक लाइन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव m आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव इस तरह का क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये जो लाइन आएगी मेरी, ये भी सेकंड कैटेगरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आ गई। थर्ड अगर मैं बात करूं तो बेटा आएगा कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ये कैसा फंक्शन था, कॉनकेव अप। कॉनकेव डाउन क्या होगा, कुछ इस तरह से x y, और ये देखिए ये मेरा फंक्शन इस तरह से जा रहा है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आउटपुट कम हो जाएगा, ये नहीं है। कैसी शेप होनी चाहिए कॉनकेव डाउन की, कॉनकेव डाउन की शेप कौन बताएगा कैसी होनी चाहिए, ये कंडीशन ध्यान में रखनी चाहिए, x बढ़े तो y बढ़े, तो कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कौन बताएगा, c किधर की तरफ रखूं, एनीवन, जैसे ये था इसको मैं कैसे करूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, बताएं ये सही है, अरे भाई बोलो, अरे कुछ तो बोलो, पहला वाला गलत था ना, ये सही है, कंडीशन ध्यान में रखनी है ना, x बढ़ाना है तो y भी तो बढ़ना चाहिए, तो c ये ऊपर जा रहा था, अभी हम देखो 11th-12th में आपके कोनिक सेक्शन की बात करेंगे, पैराबोला, एलिप्स वगैरह, तो ये उस तरह की शेप्स हैं, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं, तो कॉनकेव, थर्ड कैटेगरी मेरी कौन सी है बेटा, कॉनकेव डाउन। तो कुछ इस तरह का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस तरह से, ये x है और ये मेरा y है और ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, fx, तो यहां पर कंडीशन तो वही फॉलो हो रही है कि x बढ़ रहा है तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि सर ये कॉनकेव डाउन है, तो हमारा क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देखो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव में ग्रेटर देन जीरो आ चुका है, इक्वल्स टू जीरो आ चुका है, तो थर्ड कैटेगरी क्या बची सिर्फ हमारी, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन जीरो, बस यही कैटेगरी तो रह गई सेकंड डेरिवेटिव के लिए। यहां ग्रेटर देन जीरो आ चुका है, यहां इक्वल्स टू जीरो आ चुका है, यहां क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बेटा इस तरह के आपके तीन तरह की कैटेगरीज हो सकती है, मतलब आपको जो ग्राफ देखने को मिलेंगे वो इन तीन कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी का मिल सकता है। आपको 11th-12th में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही स्टिक करना है, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली, या फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बता दो किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल्स पूछता है, कंडीशंस पूछता है, या प्रूफ करवा लेता है कि ये प्रूफ कर दो कि ये मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई। तो सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा हायर लेवल में आके पूछता है, जब आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयार करोगे तो वहां पे पूछेगा, तो इसलिए मैंने लगे हाथ ये सब बता दिया आपको, साथ के साथ बता दिया कि आपको एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो कि ये कैटेगरीज भी हो सकती है। क्लियर है, आगे बढ़े। हम किस पर है बेटा, अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो अब जरा इसकी सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी मैंने आपको चार्ट बना के क्या बताई थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग बोल रहा हूं तो नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये एरो समझ गए ना, ऊपर बनाया आईएनजी लगाया, इंक्रीजिंग नीचे बनाया आईएनजी लगाया, डिक्रीजिंग। यानी कि ये जो हमारा सेकंड कैटेगरी है बेटा, ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं साथ के साथ ये नॉन डिक्रीजिंग है। मतलब इंक्रीज करते करते कभी ऐसा हो सकता है कि ये कर्व फ्लैट हो जाए। कर्व फ्लैट हो जाएगा मतलब क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, यानी कि हमारा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट हो जाए। इनपुट इंक्रीज हो रहा है
लेकिन आउटपुट हमारा कांस्टेंट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि सर इंक्रीज नहीं कर रहा है, वैल्यू कांस्टेंट है, तो डिक्रीज भी तो नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज नॉन डिक्रीजिंग। जरा देखें कोई एग्जांपल कि सर बताओ जरा सर ऐसा कोई बना के देखो ग्राफिकली, ये मेरा y, ये मेरा x, ठीक है, हमें क्या बनाना है, इंक्रीजिंग बनाना है और नॉन डिक्रीजिंग। तो क्या कर सकता हूं, देखो इस तरह से कोई कर्व लिया मैंने, ये करा कर्व, ये और ये कर दिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने ये बनाया और इस तरह से कर दिया तो क्या ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस। अब देखो जरा इस पार्ट को कैसे करेंगे, मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं बेटा a, इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं b और इस पॉइंट को बोल देता हूं c। अब जरा 2 या 3 पॉइंट में ले रहा हूं इसके करस्पॉन्डिंग, देखो ये मेरा x1 एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया x2 और ये मैंने ले लिया आपका x3, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आप बेटा क्या ले लो, f(x1), इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या ले लोगे, f(x2), यहां लिख देता हूं f(x2), ठीक है। लेकिन ये बेटा पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, f(x3), और ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे इसके आउटपुट, ठीक है। तो आप जरा देखें कि यहां पर कंडीशन क्या है, ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है, तो x तो मेरा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और y मेरा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो अब जरा इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं कंपेयर करूं x की वैल्यू, तो x में रिलेशन क्या आएगा, x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। बात समझ में आ गई? तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है अगर उनको ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो ग्राफिकली क्या समझ में आ रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आएगा, fx1 इज लेस देन fx2 बट इक्वल्स टू fx3। बात समझ में आ गई? ये दोनों आउटपुट आपस में बराबर हैं, fx2 और fx3, लेकिन इनकी वैल्यू fx1 से छोटी है। तो आप क्या बोलेंगे कि इस तरह का फंक्शन कि as soon as I am increasing my input, x की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, तो आउटपुट या तो मेरा बढ़ सकता है या मेरा रिमेन कांस्टेंट हो सकता है। बात समझ ले जा, अगर इनपुट में बढ़ा रहा हूं, देखो इनपुट यहां से यहां भी बढ़ रहा है, यहां से यहां भी बढ़ रहा है, यहां से यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन सॉरी, आउटपुट ये बढ़ा, लेकिन ये मेरा क्या रहा बेटा, रिमेन कांस्टेंट। क्या रहा बेटा, रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह के फंक्शंस में मेरा आउटपुट या तो इंक्रीज करेगा या रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग। अब एक बात बताइए, अगर मैंने आपको कहा कि बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, y बराबर 6, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, y बराबर 6 क्या है मेरा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो यहां पर जो हमारा को कंडीशन मिलेंगी उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है और इक्वल्स टू 0 भी आ सकता है। अब जरा उसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, जैसे हमने पिछले में देखा था। तो इसको हटाऊं मैं पहले अभी ग्राफिकली को, अब जरा इसको मैथमेटिकली देखें कि क्या कंडीशन निकल के आएगी। हटा दूं इसको। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी ओनली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हमें ग्राफिकली समझ में आ चुका है। अब जरा मैं बात करूं कि सर मैथमेटिकली मैं कैसे बताऊंगा कि ये फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी। तो फिर से वही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो जरा इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ। अब मैं दो पार्ट के लिए अलग अलग लगाता हूँ, ए बी पार्ट और बी सी पार्ट। जरा ए बी पार्ट पे ध्यान दो, ए बी पार्ट फंक्शन के इस पार्ट पर ध्यान दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों पार्ट के लिए, पार्ट नंबर ए बी के लिए, पार्ट नंबर ए बी के लिए मुझे बताएं x1 तो x2 से छोटा है और आउटपुट में भी क्या रिलेशन है, fx1 इज लेस देन fx2। तो अगर मैं x में स्मॉल क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा तो fx प्लस h मेरा fx2 बनेगा और fx मेरा fx1 बनेगा। मैं ये बोल सकता हूँ, अभी मैंने पिछली क्लास में पिछली एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं बार बार नहीं बता रहा इसको। तो क्या होगा, f डैश x इज इक्वल्स टू
लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन h। क्या कंडीशन है, ये बड़ा है इससे, तो ये क्वांटिटी क्या आने वाली है बेटा, पॉजिटिव। और h तो ऑलवेज मैंने क्या बोला है कि एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये क्या बन गया, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या हो गई कंडीशन, f ऑफ x, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमारी सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी आ रही थी, ओके, यहां पर भी आ रही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाएगी। वो हमें कहां से पता चलेगा, इस BC पोर्शन से। अब जरा इस BC पोर्शन को हाथ लगाओ, इस BC पोर्शन के लिए बात करते हैं। तो मैं हटा दूं इसको, बस देखो यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, पोर्शन नंबर BC, ओके। तो पोर्शन नंबर BC के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो यही आएगा, लेकिन यहां पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, जरा यहां पे इसको चेंज कर लीजिए, कंडीशन चेंज हो जाएंगी मेरी। पोर्शन नंबर BC के लिए क्या कंडीशन चेंज हो जाएंगी, x2 बराबर x3 है और fx2 बराबर fx3 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, x2 इज लेस देन, इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है। देखो x3 इज ग्रेटर देन x2, कंडीशन तो ये है, लेकिन आउटपुट बराबर है क्योंकि स्ट्रेट था, आउटपुट मेरा बराबर है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, अब यहां पे f ऑफ x प्लस h को मैं क्या बोल सकता हूं, x ऑफ 3, और f ऑफ x को मैं क्या बोल सकता हूं, fx2। तो f ऑफ x3 और f ऑफ x2 क्या है, आपस में बराबर है। तो जरा देखें क्या कंडीशन निकल के आएगी। तो ऊपर वाली क्वांटिटी अगर f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 आप करेंगे और ये दोनों बराबर है, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, 0 अपॉन पॉजिटिव, h पॉजिटिव है तो 0 अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगी, 0। तो आप बोल रहे हो सर कि f डैश ऑफ x इज शुड बी इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो इस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो जब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, तो ओनली इंक्रीजिंग यानी नॉन डिक्रीजिंग की कंडीशन में क्या जुड़ जाएगा बेटा, ये इक्वल्स टू भी जुड़ जाएगा। तो फाइनल कंडीशन इसकी क्या बनेगी, ये हटा दूं मैं, ये हटा दूं, तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो। तो फाइनल कंडीशन जब मैं बात करूंगा, ये पूरा हटा ही देता हूं पहले, क्योंकि फाइनल कंडीशन लिखनी है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। तो अगर बेटा मैं इसकी बात करूं कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या निकल के आएगी, तो आपको क्या पता चलेगा, f डैश ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली ग्रेटर देन 0, ओनली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, हाँ जी, सब कुछ